सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज़रीन, आज कराची को बिजली दो मुहिम का चौथा दिन है। अब भी मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मसाइल के दलदल में धंसे हुए कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली की लोड शेडिंग है। इस कदर लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिल्स में कमी आने के बजाय मुसलसल बदतरीन इजाफा हुआ है। कुछ अर्सा कबल तक एक आम मुतवस्सित घराने का औसतन माहाना बिल 2000 रुपये से 5000 रुपये तक हुआ करता था, लेकिन आज इसी तरह के घरानों को माहाना 15 से 20 हजार रुपए तक बिल भरना पड़ता है। यूँ आमदनी का तो एक बड़ा हिस्सा इन बिल्स पर ही खर्च हो जाता है, जिसके बाइस बच्चों की तालीम और खुराक के लिए खाक पैसे बचेंगे। कराची वालों को बिजली का बिल तो मौसूल होता ही होगा, लेकिन साथ कभी कभार एक नोटिस भी आता होगा। अब मेरा दिल चाहता है कि ऐसा ही एक नोटिस आवाम की तरफ से ज़रा के इलेक्ट्रिक को जाए, जो ऐसा हो, जिसके मुंदरजात ऐसे हों। मुअज़्ज़ज़ के इलेक्ट्रिक, अवाम ने आपके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का इरादा कर लिया है। बिजली दो वरना अपने आप को हुकूमती तहवील में दे दो। जल्द अज जल्द इस पर अमल करें। बात न मानने की सूरत में अवाम आपके खिलाफ एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। यहाँ ये भी वाज़ेह है, अवामी मफाद के तहत पैसे पूरे लेकर बिजली न देना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अगर ज़्यादा दिन आपको इन्हीं हरकतों में मुलव्विस पाया गया तो अवामी अदालत लगेगी और आपकी हौसला अफजाई आज की तरह ही मजीद की जाएगी। और इसी तरह बतौर अवाम के मुजरिम आपकी तस्वीर सोशल मीडिया का हिस्सा बनती रहेंगी। अगर आपने अपना क़िबला दुरुस्त करने का फैसला कर लिया है तो इस नोटिस को नज़रअंदाज कर दें। मज़ीद मालूमात के लिए कराची के गली महल्लों का विजिट कर लें। शुक्रिया। प्रोग्राम की पहली स्टोरी की जानिब आपको लेकर चलते हैं। बस बहुत हो गया है, कराची को बिजली दो। हर जबान पर अब यही एक नारा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जैसे आज तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं, अगर इससे पहले किया जाता तो नाज़रीन शायद ये मसला कब का हल हो चुका होता। खैर, जमात इस्लामी ने आज 100 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे किए हैं और कल शाम शारे फैसल पर धरना देने का ऐलान भी कर रखा है। पीटीआई के एहतजाजी कैंप को भी आज 6 दिन हो गए हैं। आज तो गवर्नर साहब ने भी दे दिया, कल क्या होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन आज नेपरा की समात में बहुत कुछ हुआ है। नेपरा ने कहा कि कोरोना ना आता तो कराची को तो बिजली मिलती ही नहीं थी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक के बयान से लगता है हर इदारा उनको काम करने से रोक रहा है। कि इलेक्ट्रिक की सूरत हाल बदतरीन है, बात तो सच है, पर बात है रुसवाई। खैर, के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोनिस अलवी साहब ने कहा कि इस वक्त नेशनल ग्रिड से 730 मेगावाट बिजली मिल रही है। इससे ज्यादा बिजली ली तो सिस्टम में खराबी हो सकती है। बिजली की पैदावार के लिए हमारे पास फर्नेस ऑयल और गैस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों चीज़ों की किल्लत की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक का कोई कसूर नहीं है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने सीईओ के इलेक्ट्रिक से कहा कि आपने बिजली की तलब का अंदाजा क्यों नहीं लगाया। आप जिम्मेदारी लें या न लें, आप हमें फेल कर रहे हैं। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही। 11 महीने से आपने ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड नहीं किया। आपको विफाक इजाफी बिजली फराहम कर भी दे तो आप सलाहियत ही नहीं रखते कि वो उठा सकें। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम और पैदावार समेत तमाम तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस और शादी हॉल्स बंद होने से कराची में बिजली की 300 से 400 मेगावाट तलब कम है। अगर अब ये सूरत हाल है तो जब स्कूल, कॉलेजेस और शादी हॉल्स खुलेंगे फिर क्या होगा? ये वाकई बड़ा वैलिड सवाल है, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी साहब, इनसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ, समाज छोड़कर चले गए। चेयरमैन नेपरा ने इजहार बरहमी किया और कहा कि हम लोग अपना वक्त निकालकर अवामी मसले पर यहाँ बैठे हुए हैं। सीईओ आप साहब चले गए, हम लोग इतने फारिग हैं जो इससे अहम मामले पर समात कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा की बरहमी पर मोनिस अलवी साहब वापस आए। नेपरा ने कराची लोड शेडिंग मामले पर समात मुकम्मल करते हुए कहा कि तमाम हकाइक और तजावीज़ का जायजा लेकर फैसला सुनाएंगे। अवाम की अदालत तो फैसला सुना चुकी है। कराची को बिजली दो वरना खुदारा ये काम छोड़कर आप कुछ और कर लें।
इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम ये के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पर बात करेंगे, सवाल करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त शहर में चल रही है ये कब तक तमाम लोग, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, चाहे यहाँ पर मैं बैठी हूँ, चाहे दीगर जमातें हों, कब तक एहतजाज करेंगे। और इसी असना में मुझे आलमगीर खान ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं। आलमगीर, आपको लगता है आज की समाअत के बाद के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करेगी? देखिए, मैं तो हम सब जो एहतजाज पर है एक मायूसी की वजह से है कि हमें झूठे वादे किए गए के इलेक्ट्रिक के वफ्द की जानिब से जो गवर्नर हाउस में मीटिंग्स हुई, पहले 28 जून की डेट दी कि लोड शेडिंग खत्म होगी, फिर 8 जुलाई का कहा कि 8 जुलाई तक मसला हल हो जाएगा, लेकिन ताहाल कुछ भी नहीं किया गया। और ये अब इसके लिए एहतजाज इसलिए भी जरूरी कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि हम अपनी जो नेपरा है जो वफाकी हुकूमत के पास है उन पर भी दबाव डाल रहे हैं कि अब बहुत हो गया। एक तो इनका ऑडिट कराया जाए, जो इन्होंने ओवर बिलिंग की मद में कराची वालों से पैसा हो रहा है। ये करते ये है कि 30 दिन का एवरेज निकालना होता बिलिंग का, ये मीटर रीडर आता और 32, 33 या 35 दिन का निकालता और जो इजाफी दिन का टैरिफ लगता वो कंज्यूमर के ऊपर जाता। और फिर आज आप देखें कि ये जो सारा लोड शेडिंग है ये इन्होंने फर्नेस ऑयल की डिमांड पिछले साल अक्टूबर में रखनी थी और ये ना एहली है इनकी कि अब जाकर मई में ये फर्नेस ऑयल डिमांड करें। क्या इन्होंने पहले से मेजर नहीं किया था कि डिमांड कितनी बढ़नी है? क्या इनको नहीं पता था कि कोरोना की वजह से लोग और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों पर महसूर हैं या बहुत सौ के बिजनेसेस बंद हैं तो डिमांड बढ़नी है? मकसद ये है कि ये इनके मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट बेहतर से बेहतर होती जा रही है ताकि ये कल को अगर बेचें तो महंगे दाम बिक सके ये कंपनी। लेकिन अब बहुत हो गया। हम नेपरा से हमने ये भी कहा है कि अब आप मजीद सर्विस प्रोवाइडर्स को लाएं ताकि कंपनी मजीद कंपनीज आए इस सर्विस के लिए। याद रहे ये इंसानी जरूरत है, ये कोई सहूलत नहीं है कि आप इस पे सिर्फ महज कारोबार करें। जरूरत पूरी करेंगे, नहीं पूरी होगी लोग चीख पुकार करेंगे, एहतजाज होगा, सड़कों पर आएंगे। अच्छा आलमगीर, कल से लेकर अब तक जितने मेहमान हमारे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं या फिर गवर्नर साहब ने खुद ऐलान किया, कल भी मेरे प्रोग्राम में आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये बात की कि 24 घंटों में आपको खुशखबरी मिलेगी, आज रात कोई फैसला कुन बात सामने आएगी। अभी गवर्नर साहब की जानिब से भी यही बात कर दी गई है। क्या ऐसा होने जा रहा है? कोई हतमी फैसला, कोई हतमी कार्रवाई कुछ इल्म है आपके? देखिए, मेरे इल्म में सिर्फ ये बात है, मैं अपने इल्म की मैं कोई बहुत कोई मेरे पास कोई बहुत सोर्सेज या इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ये इल्म में है कि वजीर आजम साहब ने असद उमर को जिम्मेदारी दी है और जो एडवाइजर साहब है शाहिद कासिम साहब, उनको जिम्मेदारी दी है कि आप केई के पास जाएं, कराची जाएं, इनसे मिले और इस इशू को सॉर्ट आउट करें। हो सकता है कि इजाफी गैस कहीं से अरेंज की जाए इनके लिए। और जहां तक बिजली का ताल्लुक है, इस वक्त वफाक इनको जो सब्सिडाइज करता 650 समथिंग मेगावाट वफाक इनको दे रहा है। मजीद देने की भी बात हुई, लेकिन इनके सिस्टम अपग्रेडेड नहीं कि मजीद बिजली ले सके। तो ये चीजें जो मेरी बड़ी नाकिस मालूमात के मुताबिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, 2 बिजली घर हैं और उसके बाद जो बिजली अगर विफाक की जानिब से दी भी जाती है, नेपरा की जानिब से दी भी जाती है, तो उसको कैपेसिटी ही नहीं है इनके पास इतनी। अब आप मुझे बताइएगा कि कल असद उमर साहब आते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद आप लोगों का जो एहतजाज जो 7वें रोज में कल दाखिल हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा? ये तो खैर हमारी जो कराची की लीडरशिप है और जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने डिसाइड करना कि आगे का क्या लाए अमल होता। मैं तो उसका एक हिस्सा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि एहतजाज से एक ये तासुर जरूर खत्म हुआ जो हमारे मुखालफीन ने बनाया था कि जनाब अबराज ग्रुप तो इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के डोनर हैं और पीटीआई इनके खिलाफ नहीं बोलती क्योंकि ये डोनेशंस देते हैं वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। ये पिछले कहीं टाइम से ये चीज चल रही थी। अब जब पीटीआई एहतजाज पे बैठी, कम से कम ये तो जरूर तासुर खत्म हुआ कि ये दोस्तियां नहीं चलेंगी, शहर की बेहतरी के लिए जो रुकावट बनेगा उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा आलमगीर, ये जो फिर एहतजाज है ये इस तासुर को खत्म करने के लिए, कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने के लिए? ये तो मैं आपको जस्ट इसका एक वो काउंटर बता रहा हूँ। हाँ। जो ये मुखालफीन का मुंह बंद कराने के लिए यकीनन लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ
और स्पेशली कराची की नुमाइंदगी आज तहरीक इंसाफ के पास है, वोट मिला है हमें, उस वोट का मान रखने के लिए बैठे हैं यहाँ। तो और ये आप देखें कि हमारे MPAs या MNA दिन रात वहाँ बैठे हैं कैंप पे। ये ऐसे नहीं हुआ कि पिछले 4-5 दिन से दिन रात 24 घंटे हमारे MPA राजा अजहर, हमारे MPA जो है जदून साहब, वो दिन रात वहीं बैठे हैं। बिल्कुल। अब आलमगीर यही मैं सवाल आपसे करना चाह रही थी कि आप लोग कलेक्टर के दफ्तर के बाहर अपना एहतजाज कर रहे हैं। आज 100 मकामात पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है, कल शारा फैसल पर वो धरना देने जा रही है, MQM पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर चुकी है। कॉज एक ही है, मसला सबका एक ही है, तो तमाम लोग मिलकर एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? देखिए, अगर मिल के किया जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन ये जरूरी ये चीज मद्देनजर रखे, कुछ ऑपोजिशन की जमातें, कुछ हुकूमती जमातें हैं, हर किसी का अपना एक एजेंडा है, हर कोई अपनी डायरेक्शन के तहत जो है वो हमला करता, तो उसमें तो हम किसी को नहीं रोकथाम कर सकते। लेकिन ये जरूर है, मैं ये समझता हूँ कि जो भी निकल रहा है वो कराची के इंटरेस्ट में, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का बहुत हो गया, ये कई सालों से ये कंपनी जो है और सिर्फ मोनोपोली का फायदा उठाती कि सिंगल कंपनी, सिंगल सर्विस प्रोवाइडर, और हर कोई ब्लैकमेल होता, हर कोई इन एक ही कंपनी है, अगर कोई मसला है तो भी इन्हीं से जोड़ तोड़ करना, अगर इनकी कोई ना एहली है तब भी इनके आगे बैठना कि भाई ये मसला हल करो। तो जब तक इधर मजीद कंपनीज नहीं आएंगी, कंपटीशन नहीं क्रिएट होगा, ये मसला हमेशा रहेगा। ठीक है। अच्छा आलमगीर साहब, इससे पहले भी जब ये कराची में लोड शेडिंग का बदतरीन मसला होता रहा है, तब सोशल मीडिया पर हमने बहुत कुछ देखा है, और मैं ऐसे किसी भी इकदाम की तो मजम्मत करती हूँ कि जहाँ पर फर्द वाहिद को आप टारगेट कर लें, फर्द वाहिद का नंबर आप सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दें, उनको परेशान करना शुरू कर दें। एक इदारा है, उसके खिलाफ जिस तरह का एहतजाज अभी किया जा रहा है, जिस तरह से हुक्मरानों को, जिसमें आप भी शामिल हैं, जगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आप ही के साथी MNAs हैं, जो मोनिस अलवी साहब जो कि CEO हैं के इलेक्ट्रिक के, सर आप इनफैक्ट आप खुद ये चाह रहे हैं, उनका घर ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि उनका घर तलाश करके वहां पर एहतजाज करना, फिर ये फर्द वाहिद हो गया, ये तरीका दुरुस्त है आलमगीर? देखिए, मैं ये देखें, एक चीज फिर से मैं वाजे करूं, ये कोई गैर मामूली कंपनी नहीं है, ये एक बेसिक नीड दे रही है, ये इंसानी जरूरत दे रही है। ये नहीं हो सकता कि वो उस पर मुनाफे बनाते जाएं, और अगर कहीं सर्विस प्रोविजन में कोई नाअहली होती, नाकामी होती, तो उस पर कोई सवाल ना करे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये होता ये रहा है कि जब तक आप किसी एक फर्द को जवाबदेह ना ठहराएं, इस शहर में जवाब मिलता नहीं आपको। और आपको देखिए, मैंने उस अपने पैगाम में ये कहा कि मैं आईनी कानूनी दायरेकार में रहकर सवाल करूंगा। मैं अगर किसी के घर के बाहर भी बैठता हूँ, मैं कोई उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, उससे जवाब लेने के लिए। इस शहर के साथ अगर कोई जुल्म करे, मैं सवाल ना करूं उससे, मैं उससे पूछूं ना कि अगर हम तकलीफ में तो तुम क्यों फायदे में, तुम क्यों मजे में बैठे हो। मैं पूछूंगा, और लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी जो है वो एक इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ, मुझसे भी पूछे, मेरे से भी सवाल करे। मकसद ये है कि ये के इलेक्ट्रिक एक पूरी कंपनी के हम मुलाजमों को तंग करते हैं, हम दफातर के बाहर बैठ जाते, मुलाजिम की आमदोरफ्त रोक देते। जरूरी है कि जो सबसे बड़ा ऊपर मुलाजिम है, जो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहा है, उसको जवाबदेह ठहराया जाए। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये इकदाम जो आपकी जानिब से ऐलान किया गया है, ये दुरुस्त है कि घर ढूंढा जाए और फिर वहां पर बैठकर एहतजाज किया जाए, धरना दिया जाए? मुझे बताएं आलमगीर कि अभी तो ये पीक पे गर्मियां थी, मौसम थोड़ी सी बारिश हुई, अब आगे फिर मानसून का अगला स्पेल भी आने वाला है, तो फिर कराची का यही हाल होगा। नालों की सफाई के लिए भी आवाज उठाएं, कुछ करें। देखिए, मैं तो मेरी प्यारी बहन, आपको बेहतर, मैं पूरा साल यही काम करता हूँ, आवाज उठाना, इनको जगाना, और अपने छोटे महदूद वसाइल से कुछ ना कुछ काम भी करते रहते हैं हम। मकसद ये है कि नाले का इशू ये कोई एक दिन का 2 दिन का नहीं है, और सफाई हमेशा याद रखें मुस्तकिल अमल है जो रेगुलर बेसिस पे इदारे ने करना होता है। इदारा फंक्शन करता है तो सफाई बरकरार रहती है। ये मुहिमों से हल नहीं होना, मैं मुहिम चला लूं 15 दिन की, फला आ जाए 100 दिन की मुहिम चला ले, उस 100 दिन के बाद क्या होगा? जब इदारा एक तसलसल के साथ फंक्शन करेगा तो मसाइल हल होंगे। नाले के लिए मेयर कराची, जिसका मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ,
लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे नहीं दिए जा रहे। 1 महीना पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 50 करोड़ रुपए दिए जाए, और उससे पहले भी वो खतूत लिखते रहे सिंध हुकूमत को, नहीं दिए जा रहे थे क्योंकि सीरियसनेस नहीं थी। अब जब एनडीएमए ने ये क्लियरली कहा कि भाई अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, तो आगे जनाब बारिश से 2 दिन पहले फोटोशूट कराने चंद मशीनरीज के साथ। आलमगीर, तो अगर आप मुझे अगले इशू की जानिब बढ़ना है, अगर आप मुझे शॉर्टली बता दें, आपने अभी 100 दिन का तस्करा किया, तो आप ही के साथ ही एमएनए थे अली जैदी साहब, जब उन्होंने कराची में मुहिम का आगाज किया था, उसके रिबटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुहिम का आगाज किया था, उसका कुछ बना, कुछ है अपडेट आपके पास? क्योंकि मुझे तो ग्राउंड पर बहुत कुछ दिखाई नहीं दिया था। आप मेरी ही बात की तायीद कर रही हैं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मुहिम से मसाइल हल नहीं होने। मुहिम मैं आज आ जाऊं, मैं रजाकाराना तौर पे मुहिम करूं, उससे मसाइल हल नहीं होने। मैं अब अली जैदी साहब आए थे, उन्होंने 9-10 करोड़ रुपए डोनेशन ली, जिसपे तनकीद भी हुई। उन्होंने चंद दिन यहाँ पर मुहिम चलाई। अली जैदी कोई वजीर बल्दियात तो नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या नाले की सफाई के इदारे तो उनके पास नहीं है। अब जब इदारे नहीं है उनके पास, तो वो अगर मुहिम की सूरत में कुछ एफर्ट करते हैं, तो बजाय इसके कि उस पर तनकीद की जाए, और मेरा ख्याल है लेकिन सर अगर मुहिम का आगाज किया जाए तो उसे कंप्लीट भी तो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। मौलाना साहब का धरना और उस पर चौधरी शुजात साहब बात किए हैं, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, बिलावल एपीसी बुलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर अपोजिशन लीडर सीन से गायब है और हकीकी अपोजिशन का किरदार मौलाना की शाना बशाना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निभा रहे हैं। क्या अपोजिशन जमातें माइनस शहबाज ही हुकूमत खिलाफ महाज गर्म करने जा रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन के मिल बैठने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में मौलाना के धरने से मुताल्लिक काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तहलका केस इंकशाफात किए हैं। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे। इमरान खान से जाकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनसे कहा गया कि वो इमरान खान से बात करें। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई, कोई आदमी मर गया, तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा। वज़ीर आज़म हर चीज़ के, हर सवाल के जवाबदेह होते हैं, जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया। उन्होंने कहा इस वक्त हालात कोई आम शख्स नहीं सोच सकता। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ मदारस के तलबा मौलाना फजलुर रहमान के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया कि मुल्क के बहरान को सब चीज़ें भूल कर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ, चौधरी शुजात साहब ने जिस बात का इंकशाफ किया है, सर ये आपकी नॉलेज में है इस तरह की कोई बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर, वहाँ धरने के दौरान नशेब फराज तो था और कुछ लोग ये कुछ राय थी, कुछ लोग ये कुछ राय थी। उस दौरान तो चौधरी साहिबान का जो किरदार था वो बहुत ही मुनासिब था। हमारा धरना चूँकि मुनज़्ज़म था और हम इसी नीयत से आए थे कि कोई ज़्यादा नुकसान न हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो हुआ, लेकिन इसका एक खुफिया बात यह है कि इनके पास, चौधरी साहिबान के पास हमारी अमानतें भी हैं ना, तो पता नहीं वो उस अमानत को कब खोलेंगे और लोगों को बताएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो आपको जो कुछ नज़र आ रहा है ये हमारे धरना का आफ्टर शॉक है। दरमियान में कोरोना आ गया। अगर आप कोरोना को दरमियान से निकाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि इंशाअल्लाह वो जो धरना है वो मुफीद था और इंशाअल्लाह उसका कुछ न कुछ अभी आपको असरात नज़र आएंगे जी। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम एक दिन के लिए भी इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो चौधरी साहबान ने वहाँ ऐसा ज़रूर किरदार अदा किया कि जिससे कोई बहुत बड़ी ख़राबी नहीं हुई। 12 कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको मज़ीद खोलनी चाहिए, वो अभी खोलना बाकी है। किफ़ायत साहब, मुझे बताइए सर, चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं मौलाना के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने वाले थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आज़म को रोका। सर आपके इल्म में है ऐसी कोई बात? देखें, ऐसी अफवाहें तो सुगत थी, और अगर आज चौधरी साहब उसको एडमिट कर रहे हैं तो इसका फिर माना ये था कि कुछ लोग ताकत के नशे में आकर, यानी हमारी हुक्मरान जमात,
वो धावा बोलना चाहती थी। तो अगर उन्होंने उसको रोका है तो ये बसीरत की बात की है कि इसलिए कि ताकत के ज़रिए से तो मसाइल हल नहीं होते। मैं समझता हूँ कि इस तरह की अफवाहें वहाँ उस वक्त मौजूद थी। अच्छा, आप कह रहे हैं इस तरह की अफवाहें मौजूद थी, लेकिन इसी के साथ चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि तसादुम के लिए मौलाना साहब भी तैयार खड़े हुए थे सर। तो जज्बात तो कारकुनों के होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम आए हैं, ऐसा तो नहीं कोई डरा के हमें वापस भेज दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये मुल्क है, हमें किसी ने फतह तो नहीं किया, हम बाकायदा तौर पर इस मुल्क के शहरी हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। तो हमें कोई आदमी उठाएगा तो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेगा, और अगर वो खुदा न खास्ता वो तशद्दुद करता है तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से तो दिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस पर बात करना ज़्यादा अहम इसलिए नहीं है कि नहीं हुआ ना, तसादुम नहीं हुआ। किफ़ायत साहब, एक अमानत का तस्करा सर उस दौरान भी मुसलसल होता रहा, और फिर आज भी जब ये बात की है चौधरी साहब ने, तो उसके बाद हाफिज हुसैन साहब ने कहा है कि चौधरी साहब कौम को आगाह करें, उस अमानत का तस्करा करें। सर क्या है ऐसा जिसकी इतनी ज़्यादा पर्दादारी है उस वक्त से अब तक? देखो, आप पाकिस्तान में रहती हैं ना, आप इंग्लैंड में और अमेरिका में तो नहीं रहती। यहाँ जिसके पास इख्तियार होता है, इख्तियार होता है, उसके पास इख्तियार नहीं होता। इख्तियार वाले कहीं और बैठे रहते हैं। जब ऐसी पोजीशन है तो फिर कुछ बातें पर्दे में चली जाती हैं ना, कुछ गारंटर दरमियान में आ जाते हैं। इसका जो राइट पर्सन है वो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी वो उन सारे पर्दों को खोल दें और राज को इफ्शा करें। मुफ्ती साहब, मैं तो खैर पाकिस्तान में रहती हूँ, अमेरिका में नहीं रहती सर, लेकिन मौलाना साहब के पास भी तो कई वजारतें रही हैं, तो उनको इक़्तिदार किसने दिया था? खैर, ये बहस पर अगर आप कोई अलग सा प्रोग्राम करें ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन बहरहाल आप इसको हकीकी जमहूरियत तो नहीं कह सकते। हमारा पहले दिन से ये कहना है कि जो हमारी हुकूमत आई है ये सिलेक्टेड ठप्पों की बुनियाद पर आई है। तो फिर आप बहुत सारी बातें समझती हैं ना। कहते हैं जो गूंगी की माँ होती है वो गूंगे की ज़बान समझ जाती है। सर, अब कराची में आज बिलावल मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, तो मौलाना और बिलावल मिलकर एपीसी बुलाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब होते हैं नहीं होते उनकी क्योंकि दिलचस्पी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, तो आप लोग क्या अकेले ही फिर इस एपीसी को कंडक्ट करेंगे, आगे लेकर चलेंगे? नहीं, ऐसा हुआ था कि धरने के बाद से कुछ शिकायतें पैदा हो गई हैं ना, इसलिए हमारा इत्तेहाद तो नहीं है। हम तो मैं इत्तेहाद है, एक जमात तो नहीं है, तो ज़ाहिर है कुछ न कुछ बातें तो होती हैं। हर जमात का अलग झंडा और एजेंडा है, वो अपने अपने एजेंडे पे काम करते हैं। जब हम मुश्तरका मफाद के लिए या नकात पर जमा होते हैं तो कुछ शिकायतें तो आ जाती हैं। उसके बाद से मिलना ज़रूरी था ताकि वो शिकायतें ख़त्म हो जाएं और हम अपनी सफ़बंदी कर सकें। तो मैं ये भी आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि इसमें सिर्फ मौलाना साहब होंगे और बिलावल होंगे और शहबाज नहीं होंगे, बल्कि ये एक ऐसी एपीसी होगी कि जो मुश्तरका होगी। अगर आपकी इत्तला में है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने एक एपीसी सूबाई की सतह पर पेशावर में की है, एक एपीसी हमने बलूचिस्तान की सतह पर की है, एक एपीसी हमने की है सिंध की सतह पर, अब पंजाब बाकी है। तो इस तरह हम यानी उस बात को जो एपीसी सिर्फ मरकज़ में हुआ करती थी उसको हम नीचे लेवल पर ले गए हैं ताकि इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके। किफ़ायत साहब, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा सर, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, रिव्यू करेंगे सर। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साथ मौजूद हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि क्या एपीसी होने जा रही है माइनस शहबाज पे ही? इंशाअल्लाह एपीसी मुश्तरक होगी। हम जो कम से कम नकात पर मुत्तफिक हैं, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हुकूमत गलत है, ये जेली है। जब हम मुत्तफिक हैं तो एक मुश्तरक एपीसी बुलाने में तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है, ना हमारे अंदर ऐसा कोई इख्तलाफ आया है। हुकूमत एक फ़रीक है, हम दूसरे फ़रीक हैं। आप देखें ना, आसाबी तौर पर हुकूमत कमज़ोर हो गई है, उनके इत्तेहादी ने उनको छोड़ दिया है। हमारे पोजीशन में ऐसी कोई दरार नहीं आई।
हमने सूबाई तौर पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, APCs की हैं, और इंशाअल्लाह मरकज़ी सतह पर APC करेंगे और उसका आने वाले दिनों पर और सियासत पर बहुत गहरा असर होगा। अच्छा सर, मुझे बताइए, जरदारी साहब से तो मुलाकात हो गई, क्या मौलाना फजल रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात शेड्यूल्ड है सर? हाँ, नहीं, ये मुलाकातें तो चलती रहेंगी ना, बल्कि इसमें और लोग जो शामिल हैं वो भी मुलाकात की इस फहरिस्त में हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम अपनी ऐसी गलती करते हैं कि हम उसमें तकसीम करें। शहबाज साहब से भी मुलाकात होगी सर। चौधरी शुजात हुसैन साहब से गुजरात में कोई मीटिंग सर? आपकी बात समझ में नहीं आई। मैं पूछ रही हूँ आपसे, चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी गुजरात में कोई मीटिंग हुई है सर? तय हो रही है सर? हमारा कब हो रही है? देखो ना, हमने उनके इत्तेहादियों को भी तो लेना है ना। इस सूरत हाल के अंदर हमारी मुलाकातें उनसे भी होंगी और हम विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेलेंगे ना, तो तब जाकर हम हुकूमत को गिराने के काबिल हो सकेंगे। सर ये मुलाकात कब होने जा रही है? और हुकूमती इत्तेहादियों की आप बात करें कि उस तरफ से आप लोग लेंगे जब हुकूमत गिराने के काबिल होंगे, तो सर इत्तेहादियों ने आपका साथ देने की यकीन दहानी करवा दी है क्या? इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद सूरत हाल और मालूम हो जाएगी। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो मुखालिफ फरीक है उतना नालायक है कि लोग उसके अपने इत्तेहादी सफ़ के लोग उससे निकलते हैं तो उनकी सफ़ तो टूट रही है। तो जब वो अपनी गिनती पूरी नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या ख्याल है, उनको रहने का तो कोई हक़ नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह एक महीने के आगे पीछे सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाएगी और लोग ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हुकूमत की नाअहली से ये हुकूमत गिर गई है। इसमें अपोजिशन को ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। सर अगर ये बात मान भी ली जाए, ठीक है, ग्राउंड पर भी है, परफॉर्मेंस हुकूमत की कुछ भी नहीं है, लेकिन सर यही सारी बातें तो आप लोग सेंट्रल इलेक्शन से पहले भी कर रहे थे, क्या हुआ सर? यही सारी बातें बजट से पहले भी हो रही थी, क्या हुआ सर? हर मौके पर मात तो आप लोगों को हुई है, ऑपोजिशन को हुई है सर। नहीं, खैर, आपको मायूस तो नहीं होना ना। इकबाल ने कहा, पेवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख। अगर आपको कोई हदफ पहली दफ़ा नहीं मिला तो ज़ाहिर है जो गाड़ी महंगी होती है लोग किस्तों में ख़रीदते हैं ना, तो ये इसकी अगली किस्त है ना। सर कौन कौन से इत्तेहादी हैं और इन इत्तेहादियों ने आप लोगों से राब्ते किए हैं या राब्ते आप लोग कर रहे हैं उन इत्तेहादियों से? हम कर रहे हैं इसलिए कि जो इत्तेहादी से नाराज़ होगा तो कोई तीसरा फरीक तो है नहीं। इसमें एक फरीक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, तो अपोजिशन मिल जाएगा। जब हमारी गिनती खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी, ये तो 14 वोट पे ही लोग खड़े हैं ना, तो मुझे उम्मीद है कि फिर तो उनको अखलाकी जवाज़ी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा सर, शेख रशीद साहब बड़ा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे, ऑपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। सर इमरान खान साहब 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे, क्या कमेंट करेंगे आप इस पर, शेख रशीद साहब के इस बयान पर? शेख साहब के भी तजिए तब्दील हो जाएंगे। ये जब हवा का रुख तब्दील होता है तो फिर बहुत सारे लोग वो इस तरह की बातें करते हैं। मेरे ख़्याल में अब वो जिस तरह ऑक्सीजन दिया जाता है मरीज़ को, तो शेख साहब की बातों को मैं ऑक्सीजन समझता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन तक मरीज़ कब तक ज़िंदा रहेगा, तो ज़ाहिर एक दिन ऑक्सीजन ख़त्म होगी। मुझे उम्मीद है जब तजिए तब्दील होंगे, तबसरे तब्दील होंगे, तो शेख साहब की भी आवाज़ तब्दील हो जाएगी, फिर आपको अंदाज़ा लग जाए उसका। सर शेख साहब की आवाज़ कब तक तब्दील होगी, कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि शेख साहब तो लोगों के लिए प्रेडिक्शंस करते रहे हैं किफ़ायत साहब। तो फवाद चौधरी साहब पहले किस तरह बोलते थे, अब वो किस तरह बोलते हैं, तो इस तरह आप क्यों अंदाज़ा नहीं लगाते? यानी उनके अपने सफ़ों से वो आवाज़ें आ रही हैं। जब ये आवाज़ें आ रही हैं तो मुझे लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब हुकूमत के दिन बहुत थोड़े रह गए। सर आपको लगता है या किसी किस्म की कोई यकीन दहानी हुई है आपको? हाँ, कुछ बातें तो पर्दे की होती हैं, वो तो बताना वक्त से पहले मुनासिब नहीं होता, लेकिन अब की बार जो हाथ डलेगा तो इंशाल्लाह वो मजबूत हाथ डलेगा। सर किसी ने यकीन दहानी करवा दी है क्या इसमें किफ़ायत साहब? मैं देखो ना, आप येस और नो में जवाब मांगती है ना, तो मैं आपको उसकी तमहीद बांध कर जवाब देता हूँ कि कुछ बातें वक्त से पहले खोलना तो मुनासिब नहीं होता, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हम जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा उम्मीद है। सर इसी तरह का किफ़ायत साहब, मुझे याद है पहले भी हुकूमत बनने के बाद भी मौलाना फजल रहमान साहब जितने एक्टिव थे, जिस तरह से वो निकले थे, फिर APC कॉल हो रही थी, तमाम ऑपोजिशन का इत्तेहाद हुआ था हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन कुछ निकला नहीं था उससे। तो इस बार आप लोग इतनी ज़्यादा श्योर कैसे हैं कि अब जो कुछ होने जा रहा है वो बड़ा
मजबूती के साथ होने जा रहा है। और ये सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस बात का कवी इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो पिछली दफा हुआ था वैसा नहीं करेगी, साथ नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, तो ये सियासत के अंदर या जमहूरियत में तो गिनती होती है ना, अब गिनती इनके हाथ से निकल गई। ये आखिरी चीज़ होती है कि नफसियाती तौर पर आप अपने लोगों को बताएं कि भाई हम मजबूत हैं। अब ये आवाज़ें आ रही हैं कि 11 लोग जो PTI के अरकान हैं उन्होंने आप मशवरा कर लिया कि हम भी छोड़े जा रहे हैं। फिर आपने फवाद चौधरी की बात भी सुनी, फिर आपने इत्तेहादियों की बात भी सुनी। तो आप अपना ज़हन ये क्यों नहीं बना लेती कि अब वो हालात नहीं है जो शुरू के अंदर थे। मेरे ख्याल में किसी को मौका देने के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इस मुल्क को मज़ीद ख़राबी और बहरान की तरफ ले जाना मुमकिन नहीं होगा। और कोरोना ने तो उनकी नाहली को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। अब वो तज्जिया ठीक नहीं होगा जो पिछले साल आप तज्जिया करती थी। अब जो हाथ डलेगा वो मजबूत डलेगा, और अब की बात जो हुकूमत है वो टिक नहीं सकेगी इंशाअल्लाह। सर ये कोरोना का जिक्र हुआ है और कल का मुझे कल परसों तरसों उज़ैर बलोच के हवाले से सर बात होती रही है। मैं इससे पहले बात करूं आपको, लेकिन सर ये कोविड-19 के हवाले से इसके 19 पॉइंट्स बड़े मशहूर हुए हैं। किफ़ायत साहब, आपके इल्म में है कुछ ये सर 19 पॉइंट्स क्या है? बस एक कोविड-19 है और एक 18 है ना, तो हम 19 से भी परेशान हैं और 18 से भी परेशान हैं। तो दोनों का इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी कि वो कोविड-19 से भी उनकी जान बच गई है और 18 से भी जान बच गई। सर ये 19 तो सुना हुआ, ये 18 कौन है? 18 क्या है? 18 ये ठप्पों वाली सरकार जिसको हम सिलेक्टेड कहते हैं, ये कोविड-18 है। 19 से तो इन्होंने ज़्यादा नुकसान दिया है। माशी तौर पर हम किस हाल में पहुंच गए हैं, हमारा ज़खायर कहाँ तक पहुंच गए हैं, हमारे बजट की क्या पोजीशन है। मैं तो कहता हूँ कि एक आदमी था, बच्चा सका उसका नाम था, अफ़गानिस्तान का बादशाह था। कहते हैं कि वो तारीख़ का नालायक तरीन हुक्मरान था, लेकिन मोहतरम इमरान खान के आने के बाद उनका रिकॉर्ड भी तो टूट गया है। ये उनसे ज़्यादा नालायक हैं। हम कौम पे ये एहसान करने जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस कोविड-18 से कौम की जान छुड़ाई जाए, तो इंशाअल्लाह उसके बाद फिर मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत को सवार किया जा सकता है। अच्छा किफ़ायतुल्लाह साहब, ये कल परसों तरसों 3-4 दिन तक मुसलसल उज़ैर बलोच JIT के हवाले से बहुत ज़्यादा इंकशाफात भी होते रहे, बहुत बात होती रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये भी सामने आई कि अली ज़ैदी साहब को एक लिफाफे में उनके घर पे उनके चौकीदार को कोई मोटरसाइकिल पर आकर लिफाफा दे गया था जिसके अंदर ये JITs मौजूद थी। क्या लगता है किफ़ायत साहब आपको ये कौन देकर गया है और कैसे लिफाफे में आई हैं? मैं तो इस पर अफसोस करता हूँ, जब सानहा होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरी कौम का होता है और पूरी कौम उसमें मगमूम होती है। लेकिन जब कहा जाता है कि जी आप इस पर कोई रिपोर्ट दे दें, तो वो रिपोर्ट बाद में सियासत का शिकार हो जाती है। ये जो उज़ैर बलोच का आप नाम लेती है ना, इसकी मिसाल वो छुरी की तरह है, तो हर एक आदमी उसको इस्तेमाल करता है। पीपल्स पार्टी ने MQM के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, MQM ने इसको पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया होगा, और इसमें अली ज़ैदी लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला होगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि हमें सियासी बालिग नज़री का मुज़ाहरा करना चाहिए। कम अज़ कम अब आकर इतनी सोच तो पैदा होनी चाहिए कि जुर्म को जुर्म की हैसियत से देखना चाहिए, दाएं और बाएं सियाक़ व सबाक़ से नहीं देखना चाहिए। और अगर आप जुर्म को जुर्म की नोयत से देखेंगे तो फिर ये आवाज़ें नहीं आएंगी। ये जो अब मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत विफाकी आपस में JIT पर उन्होंने एक बहरान मसनूई पैदा कर दिया है, और असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस पर मैं अफसोस भी करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ। अच्छा किफ़ायत साहब, ये आपने फरते जज्बात में कह दिया क्या सर कि ये उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी ने MKM के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया होगा, अली ज़ैदी साहब ने खुद इस्तेमाल किया होगा अपने मामलात के लिए? तो सर ये पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी है, आप लोग आगे हुकूमत गिराने के लिए साथ जा रहे हैं, आगे जाकर अपना मौक़िफ़ तो नहीं चेंज कर लेंगे कि फरते जज्बात में मुँह से निकल गया? मेरी राय ये है ना, कुछ गलतियाँ तो होती हैं ना, मैं तो जज नहीं हूँ कि मैं ये बताऊँ कि ये उसका गुनाह है या उसका गुनाह है। लेकिन देखें ना, हम जब ये माशरे में रहते हैं तो गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन इसका ये मानो तो नहीं कि आप कहते हादी है तो आप ये कहें जी इस तमाम गलतियों से पाक है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरा फोकस ये है कि इस JIT पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इसमें सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत एक पेज पर हों तो जाके हम जुर्म को पकड़ेंगे और आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। और खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या होगा
कि अगर हमने इस पर सियासत की, इसके असर को ख़त्म कर दिया, तो आइंदा इस तरह वाक़यात होंगे तो फिर उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी और मुजरम नहीं पकड़ सकता कोई, मुजरम आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। मैं इस वक्त ये दरख्वास्त करता हूँ दोनों जमातों से कि बराए मेहरबानी सियासत से कतई नज़र इसको जुर्म की पोजीशन में देख लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद अगले टॉपिक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेड ट्रैक बन चुका है। निजाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। रेलवे के सेक्रेटरी, सीईओ और तमाम डीएस फारिग करना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रेलवे खसारा अस्कुद नोटिस केस में कल ये बड़े सख्त रिमार्क सामने आए थे। चीफ जस्टिस साहब ने वजीर रेलवे के 1 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर भी रिमार्क्स दिए थे। आज वजीर मौसूफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा 1 लाख नौकरियां देने के ऐलान को दोहराया। उन्होंने कहा कि 1 लाख नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा नौकरियों के मौके पैदा करेंगे। ये कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हबीबुर रहमान साहब हैं, गिलानी साहब जो कि सेक्रेटरी और चेयरमैन है रेलवे के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में कि ऑनरेबल कोर्ट ने सर बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है। शेख रशीद साहब ने 1 लाख नौकरियाँ देने का ऐलान तो कर दिया, मगर ये मुमकिन कैसे होगा सर? लेकिन जो रेलवे के जो मुलाजम हैं परमानेंट, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक इंशाल्लाह अपना ML1 प्रोजेक्ट को जो कि सीपैक के अंडर है, ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होगा और इसमें इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट में बहुत सारे जो वर्क्स हैं वो होंगे। इसमें जो लेबर है, इसमें टेक्निकल लोग हैं, वो सारी लेबर जो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान से ही मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होगी। तो ये ट्रैक है तकरीबन 1800 किलोमीटर है, लाहौर से कराची से लाहौर, लाहौर से पिंडी और पिंडी से पेशावर तक। तो इनके जितने काम हैं उनके लिए जो मैन पावर रिक्वायर्ड है वो तमाम इसमें यूज़ होगी। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट में जो कि तकरीबन 7 साल रहेगा, ये 1 लाख या बल्कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट रोज़गार मिलेगा। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद भी जो इंशाल्लाह लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ML1 बनने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाएगी। मसलन इसमें जो ट्रेनें अभी तकरीबन हमारी 100 चलती हैं, तो उनकी तादाद बढ़ के तो तकरीबन 350 के लगभग हो जाएगी और जो स्पीड है हमारी वो 100 किलोमीटर से 160 किलोमीटर हो जाएगी। और हमारा जो कार्गो हैंडलिंग का जो है वो बिजनेस है वो 4 गुना तक बढ़ जाएगा। जो पैसेंजर हैंडलिंग है वो भी हमारी 6 गुना तक बढ़ जाएगी। हमने इसमें प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना है, ट्रेनें चलाने में भी, इसकी ट्रैक की मेंटेनेंस में भी, और साथ इसमें जो है ना वो वेंडर्स वगैरह भी होंगे, एडवर्टीजमेंट का भी होगा। तो ये सारे मिला के तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोगों को हम रेलवे में भर्ती करें, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको ML1 के प्रोजेक्ट की वजह से जिनके रोजगार में, जिनके कारोबार में हबीबुर रहमान साहब, सर क्या ML1 के लिए ट्रेनें भी तब्दील होंगी? क्योंकि आप कह रहे हैं 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाई जाएगी, तो जो मौजूदा ट्रेन हैं वो इस स्पीड पर चलने के काबिल हैं सर? ML1 का जो प्रोजेक्ट है इसमें 2 कंपोनेंट हैं। कुछ ट्रेन हमारे पास अपनी मौजूद हैं जो कि 160 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकती हैं, लेकिन इसका हमारा प्लान ये है कि ML1 जब बन जाएगी तो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट अपने वसाइल से नहीं करेगी, बल्कि ये इसमें प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करेगी। प्राइवेट सेक्टर भी इस पे ट्रेन चलाएगा। प्राइवेट सेक्टर के ट्रेन चलाने से हमें 2-3 फायदे होंगे। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की होगी, रोजगार के मौके खुलेंगे, और दूसरा ये है कि जो सहूलियात का मेयार है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विस क्वालिटी है, वो भी बेहतर हो जाएगी। तो हमारी अपनी जो अवेलेबल ट्रेनें 160 पे चल सकती हैं वो ML1 पे चलेंगी। दूसरी ट्रेनें ब्रांच लाइन पे चलेंगी जहाँ पे अभी भी स्पीड 105 किलोमीटर है, और जो बाकी इसके लिए जो हम प्राइवेट सेक्टर को दावत देंगे कि वो आके इस पे। हबीबुर रहमान साहब, अगर ML1 मंसूबे के लिए सब कुछ ही तब्दील होगा तो कुछ अंदाजा बता सकते हैं कि
मौजूदा किरायों के मुकाबले में फिर कितने फीसद इजाफा होगा किराए में? नहीं, मैं बताता हूँ, किराए इसलिए नहीं बढ़ेंगे बल्कि किराए कम होंगे या इतने ही रहेंगे। उसकी वजह है कि जो पहले सफ़र जो टाइम लगता था, पहले अगर 16 या 18 घंटे, तो अभी वो 9 घंटे में कवर होगा। तो इस वजह से ये एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरा ये है कि वो रोड के, वो ट्रेन के ऊपर उनका जो टाइम है, जो टाइम टू ट्रेवल टाइम है, वो भी कम हो जाएगा। तो किरायों पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं। मुझे बताएं, मौजूदा दौर में ट्रेन के हादसात बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? ऐसा क्या मसला है? आज अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि रेलवे का ट्रैक, जो कल अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि लोगों के लिए ये तो डेथ ट्रैक बन चुका है रेलवे का। हबीब साहब, बुनियादी वजह यह है कि जो पिछले तकरीबन कोई 2000 मेरा ख्याल है कि 14 साल से जो ML1 हमारा, जिसपे हमारी 80% ट्रैफिक का दारोमदार है रेलवे का, उसका ML1 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो जब ML1 शुरू हुआ तो उसके बाद फिर ये पिछले 4-5 साल में इसके जो अपग्रेडेशन के ऊपर, चूंकि ML1 के जरिए होनी थी तो बहुत तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब हमने उसके ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो दी है, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उससे इंशाल्लाह हादसा की शरह कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो बहुत एक हम मैसिव ड्राइव शुरू कर रहे हैं कि जो इसके ऊपर इलीगल लोगों ने पाथ बनाए हुए हैं, जो रास्ते बनाए हुए हैं, हमारे 80% जो हादसात हैं वो अनऑथराइज जो क्रॉसिंग लोग करते हैं या अनमैन लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ पे होते हैं। जो बाकी हमारे फेलियर्स हैं वो कम है। तो अब हमने इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाई है और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी नजर आएगी। जी, अब जो कुछ आपने, हबीबुर रहमान साहब, जो कुछ आपने बातें की हैं, अगर ये ML1 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आप कह रहे हैं क्योंकि सफ़र का वक्त भी कम हो जाएगा और वक्त कम होने से किराए में कमी वाक़ई होगी, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी। पर 1 लाख नौकरियों को, जिसकी शेख रशीद साहब ने 2 बार ऐलान किया, एक दफ़ा पहले और फिर उसके बाद जब सवाल हुआ तो फिर दोबारा उन्होंने ऐलान किया और कहा कि इससे भी ज़्यादा मौक़े पैदा होंगी। तो अगर वाक़ईतन ऐसे ही हो रहा है तो ये वाकई रेलवे के लिए और रेलवे का सफ़र करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब ये 7 साल तक, जब तक ये ML1 इंतज़ार तैयार होगा 7 साल के वक्त में, तब तक क्या ये हादसात होते रहेंगे, ट्रैक में ये मामूलात रहेंगे कि जो रेलवे के हादसात इतने रिपोर्ट हो रहे हैं और पिछले 2 साल से तकरीबन ज़्यादा ही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हबीबुर रहमान साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल kirannaaz_kn पर। इंशाल्लाह आपसे पीर को फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।